नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत के मंदी में जाने की जरा भी संभावना नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नियंत्रण रेखा पर प्रादेशिक सेना की महिला अधिकारियों की तैनाती को मंजूरी दी। ईडी ने छत्तीसगढ़ में करीब 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का दावा किया है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश में बेमौसम बारिश के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की। और मौसम विभाग ने बस्तर संभाग में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कई विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी की कगार पर हैं, लेकिन भारत के मंदी में जाने की कोई संभावना नहीं है। श्रीमती सीतारमण ने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में कहा कि इसके बावजूद भारत आत्मसंतोष नहीं कर सकता, क्योंकि देश ने वर्ष 2047 तक विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य तय किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान में भारत विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नियंत्रण रेखा पर प्रादेशिक सेना की महिला अधिकारियों की तैनाती का अनुमोदन कर दिया है। इसका उद्देश्य महिला अधिकारियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना और पेशेवर आकांक्षाओं को पूरा करना है। इसके बाद महिला अधिकारियों को भी सभी इकाइयों और नियुक्तियों में अपने पुरुष समकक्षों के समान ही प्रशिक्षण मिलेगा और वे उन्हीं की तरह समान परिस्थितियों में सेवाएं दे पाएंगी। प्रादेशिक सेना की अवधारणा नागरिक सेना पर आधारित है और इसके अधिकारी वार्षिक रूप से आधारभूत सैन्य प्रशिक्षण के लिए जाते हैं, जबकि बाकी समय में वे नागरिक सेवा में रहते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने प्रदेश में शराब घोटाले में 2000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग होने का दावा किया है। प्रेस को जारी एक विज्ञप्ति में ईडी ने कहा है कि धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के प्रावधानों के तहत घोटाले के कथित मास्टरमाइंड कारोबारी अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया है। ईडी ने कहा है कि इस मामले में बीते मार्च महीने में कई स्थानों पर तलाशी ली गई और कई व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए। इस दौरान एकत्र किए गए सबूतों से वर्ष 2019-2022 के बीच 2000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत मिले हैं। ईडी ने यह भी कहा है कि अनवर ढेबर के नेतृत्व में एक संगठित आपराधिक सिंडिकेट राज्य में काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ राजनीतिक और वरिष्ठ नौकरशाह भी शामिल हैं। ईडी ने कहा कि फिलहाल जांच जारी है और इस सिलसिले में कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। सुकमा जिले की सीमा से लगे तेलंगाना के चेरला इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए हैं। घटनास्थल से मृत माओवादियों के शव के साथ एक SLR राइफल भी बरामद की गई है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर ग्रेहाउंड के जवान तलाशी अभियान पर निकले थे। इस दौरान कोत्तोगुड़म जिले के चेरला इलाके में पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में माओवादियों के LOM कमांडर सहित 2 माओवादी मारे गए। दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई माओवादी घटना के बाद पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 नाबालिग हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि अरनपुर घटना के बाद आसपास के इलाके में लगातार सर्चिंग की जा रही है। इसके तहत कल 1 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले 5 मई को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इन सभी आरोपियों को कल न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। ये सभी माओवादी दरभा डिवीजन के मालांगीर एरिया कमेटी के मिलिशिया सदस्य हैं। वहीं इस मामले में 3 नाबालिग को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया। गौरतलब है कि दंतेवाड़ा जिले में बीते 26 अप्रैल को माओवादियों द्वारा किए गए IED विस्फोट में DRG के 10 जवान और 1 वाहन चालक शहीद हो गए थे।
नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर प्रदेश में बेमौसम बारिश के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। श्री चंदेल ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में असमय हुई बदली बारिश के कारण किसानों की रबी फसल के अलावा सब्जी और फल भी बर्बाद हो गए हैं। अकेले जांजगीर चांपा जिले में 25,000 एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई है, जबकि पूरे प्रदेश में लाखों एकड़ में लगी फसल बर्बाद होने की कगार पर है। इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक राज्य सरकार की तरफ से फसलों के नुकसान का कृषि और राजस्व विभाग द्वारा सर्वे भी शुरू नहीं किया गया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि जल्द से जल्द सर्वे शुरू कर किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। प्रदेश में लगभग 12,500 शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 23 मई निर्धारित की गई है। वहीं 24 से 26 मई तक त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। 2 जून को परीक्षार्थियों के लिए प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा की तिथि 10 जून संभावित है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली में शिक्षकों और दूसरी पाली में सहायक शिक्षकों की परीक्षा होगी। व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम ने परीक्षा के लिए 30 केंद्र निर्धारित किए हैं। व्यापम के अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा वस्तुनिष्ठ आधार पर होगी। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा नीट कल आयोजित की गई। यह परीक्षा देश के विभिन्न शहरों के अलग अलग केंद्रों और देश के बाहर 14 शहरों में हुई। छत्तीसगढ़ में भी करीब 1.5 लाख विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा दी। इसके लिए राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के 13 जिलों में केंद्र बनाए गए थे। इस परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थी प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले सकेंगे। इन कॉलेजों में MBBS की लगभग 2,000 सीटें हैं। रायपुर में करीब 15,000 विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा दी। राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 162वीं जयंती के अवसर पर कल प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गौरेला स्थित जिला चिकित्सालय परिसर में रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही टैगोर वाटिका और संग्रहालय का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर भाषाविद और संगीतज्ञ चितरंजन द्वारा रविंद्र संगीत की प्रस्तुति दी गई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल में रायपुर RVH के बीच दोहरीकरण और रायपुर स्टेशन यार्ड के आधुनिकीकरण का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। इस कार्य के आगामी 10 मई तक पूर्ण होने की संभावना है। रायपुर रेल मंडल के अधोसंरचना विकास के कार्य पूर्ण होने से यात्रियों को अनेक सुविधाएं मिलेंगी। रायपुर रेल मंडल से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर स्टेशन पर दुर्ग छोर की तरफ बन रहे फुट ओवर ब्रिज के कार्य पूर्ण होने से यात्रियों को स्टेशन में एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म में आने जाने के लिए रैंप की सुविधा मिलेगी। वहीं रायपुर से टिटलागढ़ के बीच दोहरीकरण का कार्य पूर्ण होने से ट्रेनों के परिचालन में सहायता मिलेगी। इससे गाड़ियों को चलाने की क्षमता बढ़ेगी, जिसका लाभ यात्रियों को मिलेगा। रेलवे प्रशासन ने दंतेवाड़ा से किरंदुल के बीच चलने वाली यात्री ट्रेनों के परिचालन पर 12 मई तक के लिए रोक लगा दी है। हालांकि इस दौरान किरंदुल से विशाखापट्टनम तक मालगाड़ियों की आवाजाही जारी रहेगी। मिली जानकारी के अनुसार ईस्ट कोस्ट रेल मंडल ने माओवादियों द्वारा चलाए जा रहे TCOC सप्ताह की वजह से ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। वहीं एक दिन पहले दंतेवाड़ा किरंदुल के बीच मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया था। इसकी वजह से भी ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई थी। PM श्री स्कूल योजना के लिए राजनांदगांव, मोहला मानपुर चौकी और खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के 15 सरकारी स्कूलों का चयन हुआ है। चयनित स्कूलों में सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसकी मॉनिटरिंग PM पोर्टल से की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चयनित स्कूलों का दौरा कर जल्द ही मसौदा तैयार किया जाएगा। योजना में शामिल प्रत्येक स्कूल को 2.25 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जाएगी। इनमें 1,24,00,000 रुपए केंद्र और 63 लाख रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। PM श्री स्कूलों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी अध्ययन करेंगे। अधिकारियों ने यह भी बताया कि PM श्री स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और शैक्षणिक वातावरण के साथ ढांचागत व्यवस्था तथा संसाधन मौजूद होंगे।
इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद मिलेगी। स्कूलों में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा लाइब्रेरी, कौशल प्रयोगशाला, कंप्यूटर और साइंस लैब की भी स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर प्रदेश में आगामी 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें बैंक, बीमा, फाइनेंस, BSNL, विद्युत विभाग सहित नगर पालिका और अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सहमति से संबंधित मामलों का निराकरण किया जाएगा। यह राष्ट्रीय लोक अदालत पक्षकारों की भौतिक और वर्चुअल दोनों ही माध्यमों से उनकी उपस्थिति में निराकृत किए जाएंगे। इस संबंध में जिला और सत्र न्यायाधीश संतोष शर्मा ने न्यायाधीशों, जिलों के न्यायिक अधिकारियों, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, बैंक तथा बीमा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में हवा की दिशा बदलते ही गर्मी बढ़ने लगी है। हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से नीचे है। इसके बावजूद दोपहर की तेज धूप चुभने लगी है और उमस से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे लगे दक्षिण अंडमान के ऊपर स्थित है। इसके प्रभाव से आज इसी क्षेत्र में निम्न दाब के क्षेत्र के रूप में परिवर्तित होने की संभावना है। उसके बाद इस अवदाब के 9 मई को प्रबल होकर दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे लगे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर स्थित होने की संभावना है। उसके बाद यह और प्रबल होकर चक्रवाती तूफान के रूप में परिवर्तित हो सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने बस्तर संभाग में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने और अंधड़ चलने तथा वज्रपात होने की चेतावनी दी है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विश्व रेड क्रॉस दिवस पर सभी रेड क्रॉस वॉलंटियर्स को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि रेड क्रॉस बिना किसी भेदभाव के विश्व भर में मानवता के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहा है। रेड क्रॉस का सेवा भाव और समर्पण सबके लिए अनुकरणीय है। सुकमा जिले के माओवाद प्रभावित इलाकों में तैनात CRPF की 185वीं बटालियन के मुख्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा और बटालियन के कमांडेंट श्री सारन ने रक्तदान कर जवानों की हौसला अफजाई की। और महासमुंद जिले में घोडारी मोड़ के पास कार और मालवाहक वाहन के बीच हुई आमने सामने की भिड़ंत में 9 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई गई है, जिन्हें रायपुर रेफर किया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।